सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है और यहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हम विराम चिन्हों के विषय में पढ़ेंगे, या जितने भी हिंदी भाषा में जो चिन्ह होते हैं, चाहे वो अल्प विराम हो, चाहे वो अर्ध विराम हो, चाहे वो पूर्ण विराम हो, प्रश्नवाचक हो, विस्मय बोधक हो, अवतरण चिन्ह हो, विराम चिन्ह का ज्ञान और प्रयोग, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और इनसे निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। और केवल आपके यहाँ पर सिलेबस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, केवल थर्ड सेमेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए, सबके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विराम चिन्हों के बारे में जानना। तो लिखित भावों एवं विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं या किया जाता है, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जो हम लिख करके भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, उनको सही प्रकार से उनके अर्थ को समझने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है इनके बारे में? देखिए, विराम चिन्हों के बारे में क्या कहा है। शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी बात को भिन्न भिन्न भागों में बांटने तथा यथास्थान रुकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। विराम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ठहरना होता है या ठहराव, रुकना। लेखक लिखते समय अपने भावों और विचारों को सुगम और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। इससे वाक्य रचना और भाव अभिव्यक्ति में अस्पष्टता आ जाती है। यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, जब हम लिखित विचारों को, अपने भावों को, विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं, तो अगर हमने सही प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग किया है तो समझने वाला उसको बहुत ही अच्छे से समझता है। कहाँ पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है, कहाँ पर अल्प विराम का, कहाँ पर अर्ध विराम का। तो इन सब चिन्हों का प्रयोग अगर हम सही से करेंगे तो उसका जो भाव है उस पूरे वाक्य का, वो बहुत अच्छे से आएगा। तो विराम चिन्हों का क्या महत्व? देखिए, विराम चिन्ह का महत्व जानने के लिए ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब आप देखिए दोनों का अर्थ क्या निकल रहा, अलग निकल रहा है। यहाँ पर जो अर्थ है रोको यानी कि रोक लो, मत जाने दो उनको। जबकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ बीच में कॉमा लगने से मत के बाद रोको मत जाने दो। तो इस तरीके से यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है जाने दो यानी कि चले जाने दो। तो आप देखिए यहाँ पर कॉमा रोको के बाद लगा है तो इसका अर्थ अलग हो रहा है, और मत के बाद लगा है तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि विराम चिन्हों का, अल्प विराम चिन्हों का और अर्ध विराम चिन्हों का, विस्मयादि बोधक चिन्हों का कितना महत्व है। तो जिस प्रकार बोलने में, प्रश्न करते समय, आदेश देते समय, संबोधित करते समय, विस्मय प्रकट करते समय अपनी वाणी में उतार चढ़ाव, बल, अनुतान, उच्च या मंद स्वर का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार लेखन में अपने भाव प्रकाशन के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम पूर्ण विराम के बारे में जानेंगे। सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य चाहे लंबा हो, छोटा हो, सरल हो, संयुक्त हो या मिश्र हो, उसके अंत में हम विराम चिन्ह ही लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ये पूरा एक वाक्य है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। तो ये पूरा क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया, और पूर्ण विराम लगाने से ये पूरा एक कंप्लीट वाक्य बन गया। जैसे हम इंग्लिश में जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, राम गोज टू मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया और जब वाक्य खत्म हुआ, और वही हिंदी में हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अल्प विराम पे आते हैं। अल्प विराम यहाँ पर एक कॉमा को कहते हैं, सिंगल कॉमा को। तो अल्प विराम वाक्य के बीच में लगता है। जैसे कि राम, श्याम और राधा मेला देखने गए, मेला देखने गए।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूर्ण विराम लग गया और यहाँ राम और श्याम के बीच में क्या लगा, अल्प विराम। राम, श्याम और राधा, तो राम और श्याम के बीच में हमने अल्प विराम लगाया, यानी कि थोड़ा सा रुक करके बोलना था। अब देखिए इसके बाद अब अर्ध विराम आता। अर्ध विराम में एक बिंदु होता है और फिर कॉमा होता है। तो अर्ध विराम का प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने के लिए, यानी कि अल्प विराम से ज्यादा जहां पर रुकना होता है वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अर्ध विराम का प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग अल्प विराम एवं पूर्ण विराम की तुलना में कम होता है। प्रायः लोग इसके स्थान पर अल्प विराम का ही प्रयोग कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यानी कि मैक्सिमम लोग ये जो आपका अर्ध विराम है इसकी जगह पर केवल ये अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। कैसे होता है देखिए, किसी नियम के बाद आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे शब्द के पूर्व, उदाहरण के लिए स्त्रियों के नामों के साथ प्रायः देवी शब्द आता है, जैसे गायत्री देवी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो सबसे आसान है। जैसे कि अगर किसी ने आपसे प्रश्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या लगाएंगे, उस पूरे वाक्य के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगर हमसे कोई पूछ रहा है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, यहाँ पर भी। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा, अगर हम किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं, कितना बज रहा है, हम कितने बजे मूवी देखने जाएंगे या कितने बजे पिक्चर देखने जाएंगे, इस तरीके से अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से, तो वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ये अपने दिमाग में आप लोग अच्छे से बैठा लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपने देखा कि ये सबसे आसान था, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको बस सामने वाले से प्रश्न करना है। जैसे ही प्रश्न होगा तुरंत हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। अब इसके बाद विस्मयादि बोधक या संबोधन सूचक शब्द, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्मयादि बोधक शब्दों में आप सभी को पता है कि इसमें जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, इसमें इस तरीके से पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु लगा देंगे हम, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह बन जाएगा। तो विस्मयादि बोधक या संबोधन सूचक चिन्ह के अंत में हम इस तरीके से इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में प्रयोग नहीं करते हैं, जरूरी नहीं कि वाक्य के अंत में ही हम प्रयोग करें इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं वो मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, आज्ञा आदि मनोवेग सूचक शब्दों, जैसे कि आह, उसे कितना दुख हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा एक सेंटेंस है, वाक्य है, आह, उसे कितना दुख हो रहा है। तो यहाँ पर आह के बाद क्या लगा, यहाँ पर देखिए ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये वाक्य के बीच में ही लगा। ठीक है, तो ये किसी वाक्य किसी शब्द के बाद लगता है। तो यहाँ पर हम शब्द के अंत में भी लिख सकते हैं, वाक्य की जगह पर किसी वाक्य में शब्द के अंत में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से कैसा सुंदर दृश्य है, यहाँ पर देखिए वाक्य के अंत में लगा है, तो वाक्य के अंत में भी कहीं कहीं हम इसको पाएंगे और वाक्य के बीच में भी कहीं कहीं पाएंगे। इस तरीके से हाय वह फेल हो गया, या इस तरीके के वाक्य जो होते हैं इस तरीके से भी हम यहाँ पर भी इस तरीके से प्रयोग कर लेंगे। आह का भी हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, और छी का भी प्रयोग होता है दोस्तों, छी छी, इस तरीके से कितना गंदा पानी है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ये लग जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो संबोधन के लिए जैसे अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर संबोधन के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। संबोधन के लिए जैसे अध्यक्ष महोदय अब हमारी बात सुनिए, तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब निर्देशक चिन्ह के बारे में आते हैं, जानते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग होता है। यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे किसी कथन या संवाद प्रश्न उत्तर के रूप में प्रत्येक वक्ता के बाद, जैसे शिक्षक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, इस तरीके से शिक्षक ने कहा, मतलब इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो योजक चिन्ह है इस तरीके से इसका हम प्रयोग करते हैं। किसी कथन या संवाद या प्रश्न उत्तर के रूप में हम वक्ता के बाद इसका प्रयोग करते हैं। अब योजक या विभाजक चिन्ह ये छोटा होता है थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखिए सामाजिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य, जैसे भारत रत्न, भारत और रत्न के बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। सुख दुख, तन मन, भाई बहन, घर घर, देश विदेश, माता पिता,
इन सब के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मध्य के अंत में जैसे अंगद रावण संवाद, भीष्म परशुराम युद्ध, तो इस तरीके से भी हम प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का। अब अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये बहुत आसान है, ये आप सभी लोगों को पता है कि अवतरण और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। किसी के द्वारा बोला गया कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये जो पूरा उनका स्टेटमेंट है उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के द्वारा कोई कहा गया कथन है, किसी के द्वारा कहा गया कोई नारा है, तो उसको हम इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा में या उद्धरण चिन्ह के रूप में उसको हम रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोहरे अवतरण चिन्ह, यहाँ पर इसी को मैंने यहाँ पर आपको समझाया। तो यहाँ पर देखिए लेखक या वक्ता के कथन को यथावत उद्धृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचंद्र वर्मा का ये कथन है, बोलने और लिखने में दो बातों का महत्व सबसे अधिक है, एक तो अर्थ का और दूसरा भाव का। ये देखिए यहाँ पर पूरा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया क्योंकि ये इनका एक कथन है, इन्होंने ये कहा है। अब इकहरा अवतरण जो सिंगल यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हो, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि का नाम लिखने में होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी, अब सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो इनका जो हम कह सकते हैं इनका जो उपनाम है वो इनको निराला मिला है, तो ये इस तरीके से निराला को यहाँ पर इकहरा अवतरण चिन्ह के रूप में रख सकते हैं या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। फिर देखिए यहाँ पर परिमल, पाठ का शीर्षक, उत्साह, बाल भारती बच्चों की पुस्तक है, तो इस तरीके से यहाँ पर किसी लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं का नाम, इस तरीके से हम उनको लिखने के काम में लाते हैं इकहरे अवतरण चिन्ह को। अब कोष्ठक का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ दिशाएं चार होती हैं, जैसे तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इनको यहाँ पर हम कोष्ठक में रख ले रहे हैं। व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में रखा जा सकता है, जैसे भरत कौन थे, तो भरत के बारे में यहाँ पर हमने कोष्ठक बता दिया कि दशरथ के पुत्र बड़े तपस्वी थे, तो भरत बड़े तपस्वी थे, ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन जिसको भरत के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पर हमने कोष्ठक में अगर लिख दिया है कि भरत दशरथ के पुत्र थे, तो वो पूरा सेंटेंस समझ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी शब्द का हमें अगर डिटेल में उसके बारे में थोड़ा सा जानना है तो उसको हम कोष्ठक में उसी के बगल में रख सकते हैं। फिर आते हैं विवरण चिन्ह पर, तो किसी विषय, यहाँ पर इस तरीके से विवरण चिन्ह होता है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए, ये विवरण चिन्ह है। किसी विषय अथवा बातों को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के तीन प्रमुख भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, हिंदी में केवल तीन ही भेद हैं, संज्ञा के कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं विवरण चिन्ह का यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हंस पद, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग हम वहीं पर करते हैं जहां पर कोई वाक्य हमने लिखा है, वाक्य में कुछ शब्द हमसे छूट गए हैं, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सुरेश अच्छा लड़का है, लेकिन सुरेश बहुत ही अच्छा लड़का है, तो ये बहुत ही जो है ये छूट गया, तो इसका प्रयोग कर लिया हमने हंस पद का, और इस तरीके से यहाँ पर इसको ऊपर लिख लिया, तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया कि सुरेश बहुत ही अच्छा लड़का है। तो जब लिखने में भूल से कोई शब्द या पदबंध छूट जाता है, तो उसे दिखाने के लिए यह चिन्ह लगा करके पंक्ति के ऊपर हम उसे लिख देते हैं। जैसे सुरेश बहुत ही अच्छा लड़का है, यहाँ आ जाएगा। इस चिन्ह को त्रुटिबोधक भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आज पूरा विराम चिन्हों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और सारी क्लासेस की लिंक आपको हर विषय मैंने अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया है। सारे विषयों के मास्टर क्लास को भी मैंने बना दिया है, तो हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो सारे विषयों को आप पढ़िए, कंफ्यूज मत होइए। हर विषय का हमने पूरा कंप्लीट लेक्चर लिया है, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, तो आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे और आप सारी वीडियोस से हमारे अपडेट रहें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर नोट्स चाहिए हर विषय का, अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिल जाए, जो यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आप देख रहे हो, आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, तो
तो आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप। और ऐप को डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही है या किसी प्रकार की दिक्कत है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7705 954549। आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कैसे आपको ऐप को डाउनलोड करने के बाद कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज जरूर विजिट करिएगा और सारे विषयों को आप देखते रहिए और जहां कहीं कोई समस्या आ रही है हमसे बताइए। तो यहाँ पर ये जो ऐप है, ऐप में सारे विषयों के नोट्स तो आपको मिलेंगे, सारे विषयों की मास्टर क्लास मिलेगी, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका समय भी बचेगा और आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।